हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा आज की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास में अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं देखेंगे। देखिए, आरबीएससी क्लास 12 के केमिस्ट्री के, ठीक है, आरबीएससी क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आरबीएससी क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 को आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है बताएंगे सब बच्चे। पृष्ठ रसायन सॉरी, जिसका नाम क्या है? पृष्ठ रसायन। अभी जो पृष्ठ रसायन है इसको अपन समझेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो सबसे पहले किसी भी नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पूर्व, उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वो चैप्टर है क्या, मतलब वो चैप्टर हमें सिखाएगा क्या। ठीक है, उस चैप्टर का मतलब क्या है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये जब चीजें हमारे पास होती हैं तब एक ठोस सबूत हो जाता है कि हमने जो जो हमें पढ़ना है, जो चीज हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, वो चीज का हमने जो अपने दिमाग में एक मैप बना लिया पहले से ही, है ना, एक रणनीति बना ली पहले से कि भाई हमारे को ये चैप्टर पढ़ना है, तो आधा काम तो हमारा यही हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या जानेंगे? विषय वस्तु जानेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। क्या जानेंगे आज के इस वीडियो में? विषय वस्तु। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान देना, जैसा कि आपको अपने बोर्ड पे दिख रहा है, विषय वस्तु में इसमें अपन को 3 चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है? 3 चीजें पढ़नी है। पहली अधिशोषण, पहली क्या पढ़नी है? अधिशोषण। दूसरी उत्प्रेरण, है ना। ये जो विषय वस्तु है, इसमें ये जो पार्ट है, इसमें हमें 3 चीजें हैं। इस पूरे होल पार्ट में सिर्फ 3 चीजें हैं। पहली अधिशोषण, दूसरा उत्प्रेरण और तीसरा है कोलाइड, है ना। ये 3 चीजें हैं। पहला अधिशोषण, दूसरा उत्प्रेरण और तीसरा कोलाइड। अकॉर्डिंग टू 2021 सिलेबस, रिवाइज जो सिलेबस है उसके आधार पर जो अपना उत्प्रेरण है ये हटा दिया गया है। ठीक है, इसको कटोस लगा लो, इस पे क्रॉस सिंबल लगा लो। ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है उत्प्रेरण, ये हटा दिया गया है आपका। तो अपन को बचा क्या? 3 में से 1 हटा दिया, 2 बचा। कौन कौन से? एक तो अधिशोषण और एक कोलाइड, ये 2 बचे हुए हैं। जिनमें से सबसे पहले अपन अध्ययन किसका करेंगे? जिनमें से अपन अध्ययन सबसे पहले करेंगे अधिशोषण का। ठीक है, अध्ययन किसका करेंगे? अधिशोषण का करेंगे। तो अधिशोषण के विषय में सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन अधिशोषण के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि अधिशोषण में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अधिशोषण में क्या पढ़ना पड़ेगा? जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बोला था कि पृष्ठ रसायन हमें पढ़ना है, तो हमने देखा कि पृष्ठ रसायन में क्या पढ़ना है। अब ऐसे ही पृष्ठ रसायन को हमने समझ लिया क्या क्या पढ़ना है, 3 चीजें पढ़नी है। उनमें से पहली जो चीज है, पहली जो बिंदु है, पहला जो टॉपिक है वो क्या है? अधिशोषण है। तो ये भी जानना मस्ट हो जाता है, ये भी जानना अपने लिए जरूरी हो जाता है कि अधिशोषण में हम कौन कौन से टॉपिक को, कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, ताकि एक एक बिंदु को अपन कंठस्थ कर सकें, अच्छे तरीके से याद कर सकें। तो अधिशोषण में हमें 3 चीजें पढ़नी है। अगेन 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद, यानी अधिशोषण जो है और अवशोषण जो है उसमें अंतर देखेंगे अपन, उसमें विभेद देखेंगे कि अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है। अधिशोषण के उदाहरण देखेंगे, अवशोषण के उदाहरण देखेंगे, जो कि सामान्यतः बोर्ड परीक्षा में अपन से पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिर जो सेकंड टॉपिक है 1.2, वो है आपके सामने अधिशोषण के प्रकार। क्या है? अधिशोषण के प्रकार। आपको अपने बोर्ड पे दिख रहा होगा अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण के कुछ प्रकार भी होते हैं, वो भी अपन समझेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड फाइनल है 1.3, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जब आप अधिशोषण समझ लेंगे क्या होते हैं, अधिशोषण के प्रकार समझ लेंगे क्या होते हैं, फिर अपन जो लास्ट टॉपिक आता है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये 2 बात हुई अधिशोषण की, कि जो हमें
पृष्ठ रसायन में जो सबसे पहला टॉपिक है अधिशोषण, उसमें क्या पढ़ना है ये हमने समझ लिया। लेकिन सर अभी तक एक चीज नहीं समझी। क्या नहीं समझी? पृष्ठ रसायन का अर्थ क्या होता है? जो अपने अध्याय का नाम है पृष्ठ रसायन, यानी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। इसका नाम तो बता दो, इस नाम का अर्थ मतलब तो बता दो। तो चलो फिर अपन इसी बात पर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अपन समझते हैं जो पृष्ठ रसायन है इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि पृष्ठ रसायन क्या है तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? तो मैं ये जवाब दूंगा, देखिए आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के पृष्ठ की प्रकृति एवं पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान है हमारे पास, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ पर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, है ना, उन सभी का अध्ययन करते हैं। तो ये जो रसायन विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है? पृष्ठ रसायन कहलाती है, सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। अब सर बहुत बार एक वर्ड मेरे कानों में सुनाई दे रहा है, वो है पृष्ठ पृष्ठ पृष्ठ। इसका अर्थ क्या होता है? पृष्ठ मतलब तो बता दीजिए। हमने तो अभी तक समतल सुना था, समतल, है ना, समतल जो कि कोई पदार्थ है तो उसकी जो समतल की जो जगह होती है, ये जो जगह होती है वो क्या कहलाती है? समतल कहलाती है, प्लेन कहलाती है। लेकिन सर पृष्ठ, सरफेस मतलब क्या होता है? हमने गणित में पढ़ा है सरफेस एरिया, है ना, कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हम पढ़कर आ चुके हैं। तो यहां पर सरफेस का क्या मतलब है ये भी समझा दीजिए। तो इसको अपन एक परिभाषा से समझते हैं। देखिए पृष्ठ को अपन एक परिभाषा से समझते हैं। तो पृष्ठ की जो परिभाषा है वो क्या है? किसी ठोस या द्रव की सतह से 1 नैनोमीटर गहराई का वह भाग जिसमें असंतुलित बलों युक्त अवयवी कण उपस्थित हों को पृष्ठ यानी सरफेस कहा जाता है। मान लीजिए मेरे पास कोई पदार्थ है, उसका जो समतल है उससे 1 नैनोमीटर गहराई पर, है ना, उससे 1 नैनोमीटर गहराई पर यदि मैं उसके जो अवयवी कण यानी उन कणों, वह कण जिससे वो पदार्थ मिलकर बना है, वो असंतुलित बलों युक्त होंगे, यानी वो तितर बितर घूम रहे होंगे, वो किसी एक संतुलित बल से संतुलित नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे, परंतु वो अलग अलग बलों से संतुलित होंगे। इसलिए हमने उसको क्या कहा है? असंतुलित कहा है। यानी वो बल तो उन पे लग रहा है लेकिन एक निश्चित दिशा से बल नहीं लग रहा है ना। मतलब मैं कह रहा हूं एक वस्तु ये रखी मेरे पास, अब इस पे यहां से भी बल लग रहा है, यहां से भी बल लग रहा है, यहां से भी बल लग रहा है, तो मैं ये निश्चित नहीं कर पा रहा हूं कि बल लग तो चारों दिशाओं से रहा है लेकिन वो असंतुलित है, संतुलित नहीं है, कि वो जो वस्तु है वो किसी एक दिशा में गमन नहीं कर रही है, वो अलग अलग दिशाओं में जा रही है, यानी उसकी जो व्यवस्था है वो थोड़ी अव्यवस्थित है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार का जो परिदृश्य है, इस प्रकार की जो इमेज है वो क्या कहलाती है? पृष्ठ कहलाती है। इसको मैं आपको एक चित्र द्वारा समझाना चाहूंगा। देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है एक पृष्ठ है ना, मैं आपको मार्क करके बताता हूं। यहां पर ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये क्या है? ये जो है, ये जो चीज दिख रही है आपको, ये है एक पदार्थ, ठीक है। ये क्या है? एक पदार्थ है। और पदार्थ में मैंने आपको परिभाषा में क्या समझाया? परिभाषा क्या कहती है वो देखिए आप। परिभाषा कहती है किसी ठोस या द्रव की सतह से, यानी मान लो ये जो है वो तो क्या है? एक ठोस है ना। अब इसकी सतह है ये है, ठीक है, ये ठोस था और इसकी सतह ये है ना। इसकी सतह से 1 नैनोमीटर यदि हम दूर जाएं, यानी यहां जाएं, है ना, जहां पर आपको रेड मार्क दिख रहा है, यहां जाएं तो क्या होगा? जिसमें असंतुलित बलों युक्त आपको दिखेंगे। यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको, जो टेढ़े मेढ़े जो दिख रहे हैं, ये 1 नैनोमीटर की दूरी पर आपको दिख रहे हैं सबके सब। यहाँ पर जो आपको टेढ़े मेढ़े जो जितने भी गोले गोले दिख रहे हैं ना,
वो सब अवयवी कण है, जिससे कि ये जो पदार्थ है वो बना हुआ है। अब ये अवयवी कण क्या होता है? अवयवी कण 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है कण, दूसरा होता है आयन और तीसरा होता है अणु। देख लीजिए, पहला परमाणु सबसे छोटा, उसके बाद अणु उससे बड़ा, और उसके बाद होता है आयन, ठीक है, जो कि प्लस और माइनस में डिवाइडेड होते हैं। तो इनको यदि हम संयुक्त रूप से कहते हैं, हमारे को जो पता नहीं होता है कि जो पदार्थ है वो एक्चुअली बना किससे, किस कण से बना है, अणु से बना है, परमाणु से बना है या आयन से बना है, तब हम उसको संयुक्त रूप में एक शब्द का प्रयोग करते हैं। उस शब्द का मतलब क्या होता है? अवयवी कण। वो शब्द क्या है? अवयवी कण। अवयवी कण हमारे को बता देता है कि जो पदार्थ है उसकी हमें निश्चित अवस्था, मतलब निश्चित कण जिस बोलते हैं वो नहीं पता। तो ये होता है अवयवी कण का मतलब। तो आपने समझ लिया है कि जो किसी ठोस या द्रव की सतह से 1 नैनोमीटर की गहराई पर जो उसके अवयवी कण होते हैं वो असंतुलित बलों से संतुलित होते हैं, और उनके जो अवयवी कण हैं वो अलग अलग दिशाओं में भटकते रहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, ये जो गोला है वो इधर से भी इस पर बल लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है। ये जो बल, ये जो है गोला, ये हर जगह से बल लगा रहा है ना, लेकिन इससे ऊपर से नहीं लग रहा है, तो ये संतुलित है, ठीक है। ऊपर से नहीं लग रहा है इसलिए संतुलित है। लेकिन इधर से सीधे नीचे आए अपन, यदि इस वाली लाइन को देखें अपन, ये पूरी लाइन जो देखें, तो आप देखेंगे असंतुलित है, इस पर बल ही नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं तो वो अलग अलग दिशा से लग रहे हैं। तो ये था अपना पृष्ठ का कॉन्सेप्ट, कि पृष्ठ जो है वो क्या है, और पृष्ठ रसायन भी अपन ने समझ लिया। अब अगली बात पर चर्चा करते हैं। अब अगली बात क्या है अपने पास? अधिशोषण। कि अधिशोषण वाक्य में है क्या, ठीक है। अधिशोषण को समझते हैं आप। अब अधिशोषण जो है इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं क्या है। अधिशोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन। और इसकी जो परिभाषा है वो है किसी ठोस या द्रव की पृष्ठ पर, किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के, कोई अन्य पदार्थ है, उसके अणुओं के एकत्रित होने की परिघटना को अधिशोषण यानी एड्सॉर्प्शन कहते हैं या कहा जाता है। अर्थात मैं इसको बोलूं कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण क्या है? एक पृष्ठीय घटना है। कैसी घटना है? एक सरफेस पे होने वाली घटना है, पृष्ठ पर होने वाली घटना है। इस चीज को एक बात से समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये हो रहा है, ये अधिशोषण की प्रक्रिया है। इसमें जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं, है ना, ये अन्य पदार्थ के क्या है? अणु है। ये जो ये दिख रहा है ना, अन्य पदार्थ के अणुओं के एकत्रित होने की परिघटना को अधिशोषण कहा जाता है। यानी एक बार और देखेंगे, ये एक पदार्थ है, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो एक पदार्थ है, और जो ग्रीन ग्रीन है ये अन्य पदार्थ के अणु हैं। ये अन्य पदार्थ के अणु हैं, और ये अन्य पदार्थ के जो अणु हैं वो देखिए ये किस प्रकार से यहां पर क्या कर रहे हैं, दूसरे केस पर क्या कर रहे हैं? जम रहे हैं, दूसरे पदार्थ पर जम रहे हैं। देखिए ये आए दूसरे, ठीक है, बहुत सारे कण आए, और उस पर ब्लैक वाले पर, जो ब्लैक वाला जो कण था उस पर चिपक गए, लेकिन उसके अंदर तो नहीं गए ना, उसकी जो बाउंड्री थी उस सर्कल की उस पर चले गए। तो यही अधिशोषण की क्या है? प्रोसेस है, यही अधिशोषण है। इसे ही अधिशोषण कहते हैं कि किसी पदार्थ या किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं का एकत्रित होना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। एक बार वापिस से आपको दिखा देता हूं, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक पदार्थ है, और जो ग्रीन ग्रीन है वो अन्य पदार्थ के अणु है, वो इस पे चिपके और उसके पृष्ठ पर जाके चिपक गए, एकत्रित हो गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है, एड्सॉर्प्शन कहलाता है। चलिए सर, अधिशोषण तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन पदार्थ है और ये जो काला काला आपको पदार्थ दिख रहा है, वैसे ये चारकोल है। क्या कहते हैं इसे? चारकोल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चारकोल है, ये जो काला पदार्थ है, इसको भी अपन रसायन, ये जो पृष्ठ रसायन है इसकी शब्दावली है कुछ, तो वो शब्दावली, वो जो वर्ड है वो भी समझ लेते हैं। देखिए 2 शब्द हैं आपके पास। पहला जो शब्द है वो एक बार अपन समझ लेते हैं। पहला जो शब्द है आपके पास वो है अधिशोषक। क्या शब्द है? अधिशोषक, जिसे अपन कहते हैं एड्सॉर्बेंट।
क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस पे, ठीक है ना, ये है एड्सॉर्बेंट। फिर दूसरा जो शब्द है वो है अपने पास अधिशोष्य। वो क्या है, अधिशोष्य। अधिशोष्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेट कहते हैं, ठीक है ना। अब अपन समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आप इस चित्र से समझिए, इसमें समझाता हूं मैं, फिर अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए चित्र में जो है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है अब की स्क्रीन पर, वो जो चित्र है वो एक ब्लैक ब्लैक जो है, उस पर जो ग्रीन ग्रीन चिपका हुआ है उसको तो अपन क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। यानी जो एक मेरे पास पदार्थ था, उस पदार्थ की जो पृष्ठ है उस पर किसी अन्य पदार्थ के जो अणु हैं वो जाकर जब उस पदार्थ की पृष्ठ पर क्या करते हैं, एकत्रित होते हैं, तो वो जो पहला वाला जो पदार्थ था जिसके अणु इस पर एकत्रित हुए हैं, वो जो अणु हैं उस अणुओं को मैं क्या कहता हूं, अधिशोषक कहता हूं, ठीक है। फिर यहां पर एक और बात समझिए, अधिशोष्य क्या होता है, सिंपल सी बात है, अधिशोष्य क्या हो जाएगा, ये देखिए अधिशोष्य ये हो जाएगा एड्सॉर्बेट, ठीक है ना। ये तो है एड्सॉर्बेंट और ये है एड्सॉर्बेट, ध्यान समझना। और एड्सॉर्बेट क्या होता है, अधिशोष्य, यानी जिस पदार्थ पर वो अणु है क्या हुई हैं, एकत्रित हुए, वो क्या कहलाता है, अधिशोष्य कहलाता है। क्लियर है। अब अपन एक बार इसको परिभाषा से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो अपने समझने की बात हो गई। अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि अधिशोषक क्या है तो अपन को जवाब तो लिखना पड़ेगा। तो वो जवाब आपको ऐसे लिखना है, वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है। ध्यान दीजिए, वह पदार्थ, जब मैं वह पदार्थ कहता हूं तो ये जो काला काला आपके दिमाग में आना चाहिए, जो काली बॉल है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। यानी वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहा जाता है, ठीक है। और अधिशोषक क्या होता है, वह पदार्थ जो अधिशोषक के पृष्ठ पर एकत्रित होता है उसे अधिशोष्य कहा जाता है। वह पदार्थ जो अधिशोष्य, अधिशोष्य क्या कहलाता है, वह पदार्थ जो अधिशोषक यानी जो ब्लैक ब्लैक है उसकी जो पृष्ठ है उस पर एकत्रित होता है वो क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो हुआ अधिशोषण का शब्दावली, अधिशोषण क्या है उसको समझा। और अधिशोषण में जो दो चीजें और आती हैं, अधिशोषक और अधिशोष्य, इसको भी अपन ने समझ लिया। अब यहाँ पर वन लाइन में आपसे पूछ लिया जाए कि अधिशोषण क्या है तो आप क्या बोलोगे, वन लाइन में आपको जवाब देना हो तो आप क्या बोलोगे, ये एक प्रोसेस है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है कि किस प्रकार का प्रोसेस है, तब आप ये परिभाषा उसको बता देना, ठीक है। पहली लाइन में तो क्या बोलोगे आप, ये प्रक्रिया है, एक ही प्रोसेस है। तब सेकंड प्रश्न बनेगा, जो प्रश्न पूछने वाला है वो पूछेगा कि प्रोसेस जो है वो किस प्रकार का प्रोसेस है, तब आपको ये परिभाषा देनी है। बात क्लियर है। चलिए अब अपन जो नेक्स्ट बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं, अधिशोषण के उदाहरण, है ना। अधिशोषण के उदाहरण, अधिशोषण तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब अधिशोषण कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस में होता है। हमारे सामान्य जीवन में हमने अधिशोषण की क्रिया बहुत सारी देखी है, उनमें से एक उदाहरण देखते हैं जिससे आप उससे रिलेट कर पाओ। तो देखिए अधिशोषण का जो पहला उदाहरण है वो आपके समक्ष है, चौक द्वारा स्याही का अधिशोषण। जो चौक होती है उसके द्वारा स्याही का अधिशोषण किस प्रकार से, आप एक मग में क्या भरो, एक मग लीजिए, उसमें स्याही भर दीजिए फुल, फिर एक हाथ में चौक लो, क्या लो, एक चौक लो। अब उस चौक को वो जो मग है उसमें क्या कर दो, डुबो, है ना, उसमें डुबो, और उसको किसी चीज से, चिमटे से पकड़कर उसको उसमें से निकालो और देखो, है ना। अब आपको दिखेगा जो वो इंक है, वो जो स्याही है वो उस चौक के सिर्फ सरफेस पर ही क्या होगी, जमेगी, उसकी पृष्ठ पर ही जमेगी। और जब इसका उदाहरण है, जब आप उस चौक को तोड़ोगे, उस चौक को जब तोड़ोगे तो आपको अंदर नीला नीला नहीं दिखेगा, व्हाइट व्हाइट ही दिखेगा। ये एक है अधिशोषण का उदाहरण। जो अधिशोषण होता है वो इस प्रकार का होता है। सॉरी, एक और उदाहरण ले लेते हैं, सक्रिय चारकोल द्वारा N2, NH3, H2 आदि गैसों का अधिशोषण। मैंने अभी दिखाया आपको चारकोल, तो उस जो चारकोल था वो जो अणुएं थी वो किसकी अणुएं थी, वो इन गैसों की अणुएं थी। वो जो ग्रीन ग्रीन बॉल्स दिख रही थी वो सब किसकी बॉल्स थी, अधिशोषण की, मतलब सॉरी
N2 NH3 H2 आदि गैसों की क्या थी, अणुएं थी। तो वो अणुएं उस चारकोल पर क्या कर रही थी, चिपक रही थी, उसकी बाउंड्री उसके पृष्ठ पर क्या कर रही थी, एकत्रित हो रही थी। तो वो हमने समझा। ठीक, एक और उदाहरण ले लेते हैं, सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण। सिलिका जो जेल होता है, देखा होगा आपने, उसके द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, जो जल वाष्प होता है वो अधिशोषण हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण ले लो, NiPT द्वारा H2 गैस का अधिशोषण। तो ये 4 उदाहरण हैं। समझ तो आप अधिशोषण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो पहले उदाहरण से समझ लिए होंगे, लेकिन ये अपन को याद रखना है ताकि अपन से अधिशोषण के उदाहरण पूछ सकता है तो अपन लिख सकें। ठीक है, ये तो हुआ अधिशोषण। अब हमने एक वर्ड बहुत बार सुना है, अवशोषण, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, है ना, ये बहुत बार सुना है हमने हमारे सामान्य जीवन में। इसका अर्थ क्या है? हम अधिशोषण को कोई अवशोषण के माध्यम से तो नहीं समझ रहे, बहुत बड़ी गलती है। एक बार समझ लेते हैं कि जो अवशोषण होता है वो क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक और चीज है, वो है विशोषण यानी डिसॉर्प्शन। क्या होता है? डिसॉर्प्शन यानी विशोषण। तो अधिशोषक के पृष्ठ से अधिशोष्य के कणों का पृथक होना विशोषण कहलाता है। ये ज्यादा कठिन नहीं होगा आपके लिए। विशोषण क्या होता है कि वो जो ग्रीन ग्रीन पार्टिकल्स थे, वो जो ग्रीन ग्रीन अणुएं थी, वो जो अपने पास अधिशोषक था, उसके पृष्ठ पर जो अधिशोष्य थे, उन ग्रीन ग्रीन बॉक्स को अपन क्या कह रहे हैं? अधिशोष्य कह रहे हैं। वो जो अधिशोष्य जब चिपक गए, कहां चिपक गए? उस पर पदार्थ पर, अधिशोषक पर चिपक गए। अब जब वो अधिशोषक के पृष्ठ से निकलेंगे तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाएगा? विशोषण कहलाएगा। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो बिल्कुल सूखा हुआ है ना। अब उसके ऊपर आपने क्या कर दिया? पानी डाल दिया। ठीक है, उसके सरफेस पे पूरा पानी पानी हो गया। अब फिर से आपने उसको कहाँ रख दिया? धूप में रख दिया। ठीक है, और वो जो अणुएं थी, जल की जो अणुएं थी, वो किस पर चिपक गई हैं? वो जो पदार्थ है उसके पृष्ठ पर चिपक गई हैं। लेकिन जब मैं उसको धूप में रखता हूं तो वो पूरा सूख जाता है। इसका मतलब वो जो जल की अणुएं थी, है ना, वो जल की जो अणुएं थी वो उस पे से निकल गई। तो क्या हो गया? विशोषण। पहले क्या हुआ? अधिशोषण। जब वो जल की अणुएं अधिशोषक के रूप में, वो जब जल की अणुएं अधिशोष्य के रूप में उस अधिशोषक के पृष्ठ पर आकर एकत्रित हुई, ये प्रक्रिया तो अधिशोषण कहलाई। और जब उस अधिशोषक के ऊपर से जो अधिशोष्य है वो निकले, जो अधिशोष्य निकले, तब वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाया? विशोषण कहलाया। आशा करता हूं ये समझ में आएगा आपको कॉन्सेप्ट। तो अब अपन समझने वाले थे क्या? अवशोषण की प्रक्रिया को, एब्सॉर्प्शन की प्रक्रिया को। एब्सॉर्प्शन क्या होता है? अधिशोषण तो हमने समझ लिया क्या होता है। अधिशोषण, कोई पृष्ठ है मेरे पास, कोई पदार्थ का पृष्ठ है, उस पर जो एक पदार्थ एक अन्य पदार्थ के जो अणु है उसके पृष्ठ पर ही जमे, उसके अंदर ना जाए। ठीक है ना, तो ये तो होता है अधिशोषण। अब अवशोषण क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा दे रखी है आपको, किसी ठोस अथवा द्रव द्वारा पदार्थ के अणुओं को पृष्ठ व आंतरिक भाग, पृष्ठ ध्यान देना, पृष्ठ और आंतरिक भाग दोनों के द्वारा समान रूप से ग्रहण करना अवशोषण कहलाता है। ठीक है ना। अब अधिशोषण में तो क्या हो रहा था? सिर्फ पृष्ठ पर ही हो रहा था जो भी काम हो रहा था, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? अवशोषण में क्या हो रहा है? अवशोषण में कि जो पदार्थ है उसके पृष्ठ पर तो अणुएं एकत्रित हो रही हैं, लेकिन उसके पृष्ठ के अंदर भी आंतरिक रूप में भी लिख रखा है। यहां क्या लिख रखा है? आंतरिक भाग में भी क्या होती है? वो उसकी अणुएं एकत्रित होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। ठीक है, ये आपने समझा। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब एक उदाहरण तो मैं आपको अच्छे तरह से एक आपने देता हूं कि आपने देखा होगा स्पंज। क्या देखा होगा आपने? स्पंज देखा होगा। अब स्पंज जो है उस पर जब आप पानी डालते हैं तो क्या होता है? वो पूरा जो पानी है उसको सूख लेता है ना। वो जो पानी की अणु है वो जो स्पंज जो पदार्थ है उसके पृष्ठ पर तो होती हैं, लेकिन उसकी गहराई में भी चली जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो अवशोषण का कहलाता है, यानी अवशोषित कर लिया, है ना। वो जो अधिशोषक है, वो जो
पदार्थ है उसने जल को अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। ये समझ में आया? अब एक उदाहरण समझ लेते हैं। चौक द्वारा जल का अवशोषण। पहला वो था चौक द्वारा स्याही का अधिशोषण, यह है चौक द्वारा जल का अवशोषण। दूसरा जल द्वारा NH3 गैस का अवशोषण। तीसरा है जल द्वारा CO2 गैस का अवशोषण। चौथा है निर्जल CaCl2 द्वारा जल वाष्प का अवशोषण। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं यहाँ पर, और 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं वहां पर। क्लियर है? अब अपन ने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। अधिशोषण के उदाहरण क्या होते हैं, अवशोषण के उदाहरण क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट बिंदु बनता है अपने पास वो है अधिशोषण और अवशोषण, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में अंतर है ना। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी कि इन दोनों में अंतर बताओ। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना अंतर का, कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अधिशोषण। अधिशोषण की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यह एक पृष्ठीय घटना है जो केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर संपन्न होती है। यानी यह एक पृष्ठीय घटना है जो केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर संपन्न होती है। ठीक है साहब, एक पृष्ठीय घटना है, ये सिर्फ पृष्ठ पर ही संपन्न होती है। अवशोषण के विषय में पढ़े तो अवशोषण में दे रखा है यह एक स्थल घटना है जो संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से होता है। यह एक स्थल घटना है जो संपूर्ण पूरे पदार्थ में एक समान रूप से होता है। चलिए साहब, ये अपन ने एक अंतर समझ लिया। दूसरा अंतर समझते हैं। तो दूसरा जो अंतर है वो है यह प्रारंभ में तीव्र गति से होता है। यानी अधिशोषण का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ में तो तीव्र गति से होता है, यानी अणुएं जल्दी जल्दी चिपकने लगती हैं किस पर, उस पदार्थ पर। बाद में, लेकिन बाद में क्या होता है कि इसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है। पहले तो बहुत तेज होता है लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, ये था अधिशोषण। अब समझते हैं अवशोषण। तो अवशोषण की जो प्रक्रिया वो देखें, यह प्रारंभ से अंत तक एक समान गति से होता है ना। हमने देखा होगा कि जब हम स्पंज को पानी में डुबोते हैं या पानी को स्पंज में डालते हैं तो वो एक समान से अणुओं को क्या करता है, उसकी जो गति होती है अवशोषित करने की वो समान ही रहती है। तो ये तो बात हुई अपने अधिशोषण व अवशोषण में अंतर की। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब इतना समझ लिया तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि भाई ये जो अपन ने पढ़ा सब कुछ, इसका सारांश क्या है ना। इस वीडियो का सारांश क्या है, इस वीडियो में जो अपन ने समझा, अब अपनी जो वीडियो है वो अंतिम चरण में जारी है, यानी एंड हो रही है। तो इसमें अपन देखेंगे कि इस वीडियो का सारांश क्या है। समरी एक बार देख लेते हैं अपने इस वीडियो में पढ़ा क्या क्या। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पृष्ठ रसायन क्या होता है, इसके बारे में समझा। दूसरा हमने पढ़ा कि पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ की परिभाषा क्या होती है, सरफेस क्या होता है, ये समझा। तीसरा हमने पढ़ा अधिशोषण क्या होता है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है। इस हमने 2 चीजें पढ़ी, याद होगा। अधिशोषण में हमने 2 चीजें पढ़ी थी। पहला पढ़ा था अधिशोषक, पहला क्या पढ़ा था, अधिशोषक पढ़ा था। और जो दूसरा था वो क्या था, फटाफट से बताइए, अधिशोष्य। क्या था दूसरा, अधिशोष्य। ठीक है, ये 2 चीजें पढ़ी थी अपन ने अधिशोषण में। फिर चौथी बात अपन ने पढ़ी अवशोषण। ठीक है ना, अवशोषण क्या होता है ये समझा। फिर लास्ट टॉपिक जो अभी हमने कंप्लीट करा वो होता है अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, कि अधिशोषण क्या है और अवशोषण क्या है, इन दोनों में अपन ने अंतर समझा। तो आज की वीडियोस में हमने ये 5 टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से कंटेस्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से समझा। आशा करता हूँ आपके भी दिमाग में फिट हो गए होंगे, और यदि फिट हुए होंगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस लाने में बहुत मेहनत लगती है। और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहते हैं और आप मुझे कमेंट करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप आगे भी ऐसा प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ और इस वीडियो को अंत करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।